एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कमोडिटी बाजार में ट्रेडर्स का वह वर्ग काफी बड़ा है जो आज भी हेजर्स और ट्रेडर के बीच अंतर नहीं समझ पाता और ना ही अंतर कर पाया। बाजार की चाल के मुताबिक वह कभी खुद को हेजर तो कभी ट्रेडर साबित करने में लग जाता है और इन दो भंवर में फंसकर मुनाफा बेहतर नहीं ले पाता। कमोडिटी वायदा बाजार हेजिंग के लिए होते हैं, लेकिन संभवतः इसको ठीक से न समझ पाने की वजह से अधिकांश भारतीय ट्रेडर्स खुद की स्थिति साफ नहीं समझ पाते। आज इसी पर हम बात करेंगे अर्थवृक्ष के फाउंडर और सीईओ रविंद्र राव से। मैं हूं कमल शर्मा। रविंद्र जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार। थैंक यू फॉर अगेन कॉलिंग मी ऑन योर शो। रविंद्र जी, कमोडिटी वायदा बाजारों की स्थापना हेजिंग के उद्देश्य से की गई है, लेकिन भारत में अधिकांश ट्रेडर्स वायदा बाजार को सट्टा बाजार समझते हैं, जहां सुबह पैसा लगाओ और शाम तक कमाई कर लो। लेकिन ये हेजिंग के लिए असल में हेजिंग है क्या? कमल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमोडिटी में तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो आपके हेजर्स हैं, जो जैसे आपने बताया कि कमोडिटी वायदा बाजार जो है वो हेजर्स के लिए, हेजर्स के पर्सपेक्टिव से बना था। लेकिन स्पेक्यूलेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक साइड से हेजिंग करते हैं तो उनको दूसरे साइड से ट्रेड भी क्योंकि अगर वो लॉन्ग हेज कर रहे हैं, शॉर्ट हेज कर रहे हैं, तो उनको ऑपोजिट ट्रेड भी मिलना चाहिए। तो स्पेक्यूलेटर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद आते हैं आर्बिट्राजेस। तो हम आज ट्रेडर जो कि स्पेक्यूलेटर्स है और हेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से हेजर्स, हेजिंग जो किया जाता है वो बेसिकली रिस्क प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो जैसे आपने राइटली बताया कि शुरू में हेजिंग करते हैं और उसके बाद फिर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस बाजार में पार्टिसिपेंट्स का। तो मेरे हिसाब से दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। तो हेजिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिस्क प्रोटेक्शन है। तो अगर कोई ज्वेलर है, हम गोल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो अगर कोई ज्वेलर है जिन्होंने से 2 महीने के बाद जिनको अपना एक ज्वेलरी बना के देना है, तो आज उन्होंने सपोज प्राइस फिक्स कर लिया है 60,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से। लेकिन अगर 2 महीने के बाद प्राइसेस में उछाल आ जाती है, और आपने देखा होगा कि जनवरी से लेकर अभी तक गोल्ड के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 27% राइज हुआ है, अगर हम हाई देखें तो अगर ऐसा वोलेटिलिटी होता है तो प्राइस को लेके बहुत अनसर्टेनिटी होती है। तो ज्वेलर्स क्या कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया, वो अपना पोजीशन जो है फ्यूचर्स में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस में उछाल आ गया तो उनको वायदे बाजार में प्रॉफिट होगा और फिजिकल मार्केट में लॉस होगा। तो नो रिस्क नो प्रॉफिट हो जाता है। तो हेजिंग जो है वो बेसिकली एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है, ना कि प्रॉफिट या लॉस। लॉस के लिए तो कोई नहीं करता, प्रॉफिट कमाने का स्ट्रेटेजी है। तो मेरे हिसाब से हेजिंग को हेजिंग की तरह ही यूज करना चाहिए। और अगर आप हेजर हो, अगर आप हेजिंग करते हो, तो आपको ऐसा ट्रेडर करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता जी, लेकिन हम भारत में देखते हैं रविंद्र जी, कभी व्यक्ति अपने आप को हेजर साबित करने लग जाता है और कभी ट्रेडर समझने लग जाता है। जैसे बाजार का मूवमेंट होता है वो फिक्स नहीं रहता है कि मैं हेजर के रूप में ही काम करूंगा, हेजिंग करूंगा मेरे भविष्य की जोखिम को, भविष्य की रिस्क को, और वो ट्रेडर होने लग जाता है। तो ये जो वो अपने आप को जो समझते हैं उसका नुकसान क्या है, और कमोडिटी वायदा बाजार में वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब बाजार नीचे की ओर आता है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो हेजर हूं, और जब तेजी आती तो बोलते नहीं तो मैं एज ए ट्रेडर ही काम कर रहा था। है। देखिए कमल जी, मेरे हिसाब से जो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज हमें समझना जरूरी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, क्योंकि मेरा करीबन 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कमोडिटी मार्केट में।
मैं काफी सारे क्लाइंट्स, आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स। क्लाइंट्स का जो हेजिंग का पर्सपेक्टिव है वो बहुत गलत है। लोग क्या करते हैं कि आपने बाई कर लिया, से अभी गोल्ड चल रहा है 92,000 पे, 92,000 पे आपने बाई कर लिया, अगर आपका व्यू गलत गया और अगर वो 91,000 या 90,000 आ गया, तो वो पूछेंगे सर मैं अगले मंथ कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट कर दूंगी। तो वो इसको हेज समझते हैं, जबकि ये हेजिंग नहीं है। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप आपका जो ट्रेड है उसे और नुकसान से बचाने के लिए आप उल्टा पोजीशन ले रहे हो अगले महीने में। बट इससे क्या होता है कि आपने आपका लॉस को लॉक कर दिया। और अगर समझिए कि आपका जो प्रीवियस पोजीशन है अगर वो ऊपर आ गया, जैसे कि आपने 92 पे बाई किया और अगर वो 92 के ऊपर आ गया, तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने जो शॉर्ट किया है हेजिंग के हिसाब से, वो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये हेजिंग नहीं है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है लोगों का, ये बहुत गलत है। हेजिंग मतलब अगर आप कोई से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, अगर हम फिर से गोल्ड की बात करें, तो ज्वेलर लोग जो है जो एक्सपोज रहते हैं प्राइस रिस्क के लिए, क्योंकि उनका फिजिकल एक्सपोजर होता है गोल्ड में, तो वो जब भी उनका एक्सपोजर शुरू होता है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि अगर किसी ज्वेलर ने प्राइस को फिक्स किया हुआ है, जी 2 महीने के बाद उनको ज्वेलरी डिलीवरी करना है, तो उनको उसी टाइम पे जो हेज पोजीशन है ऑन द एक्सचेंज वो उनको लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेते हैं और बाद में या पहले लेते हैं, तो वो परफेक्ट हेज नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्सपेक्टिव है इसको लोगों को चेंज करना होगा। और हेजिंग इज प्योरली फॉर प्राइस प्रोटेक्शन, और ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिट या लॉस कमाने के हेतु से किया जाता जी। रविंदर जी, हेजिंग करने के फायदे क्या हैं और कैसे इससे बाजार में रिस्क से बचा जा सकता है, और हेजिंग की जरूरत कब होती है सबसे ज्यादा? है। तो कमल जी, मेरे हिसाब से ये अभी जो एनवायरनमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप गोल्ड का प्राइस, जैसे मैंने पहले बताया कि सोने का अगर भाव देखें, तो जनवरी से लेके अभी तक हमने सोने के भाव में अराउंड 27% का राइज देखा है। जी अगर हम महीने महीने में देखें, तो जनवरी में इट वाज ट्रेडिंग, जब भी शुरू हुआ ये साल, तो इट वाज ट्रेडिंग क्लोज टू 77,000 पर 10 ग्राम। उसके बाद एक महीने में, फरवरी के मंथ में ही सीधा 86,000 तक चला गया। और अप्रैल महीने में प्राइसेस चले गए 98,000 का हाई आ गया था गोल्ड में। तो अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी प्राइस अनसर्टेनिटी है। तो इस ऐसे टाइम पे अगर सपोज किसी ने अपना प्राइस फिक्स किया होगा साल के शुरुआत में, अगर उन्होंने अपना पोजीशन को हेज नहीं किया है, तो हम मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र है जो ज्वेलर है, तो उन्होंने जनवरी के महीने में ही मेरे को ही हैड आस्क्ड मी कि आपको क्या लगता है गोल्ड का प्राइस कहाँ जा सकता है। तो हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो मैंने उनको बताया कि ये फैक्टर्स है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ये दिस वाज ऑन अ पर्सनल नोट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने और भी दूसरे सारे ब्रोकिंग हाउसेस से उन्होंने व्यू ली, जहाँ से वो एडवाइजरी लेते हैं। और फिर उन्होंने जनवरी के महीने में ही उन्होंने अपना जो जो भी एक्सपोजर था, जो उनको डिलीवरी करना था आफ्टर 2 या 3 मंथ्स, उन्होंने उसको हेज कर दिया। और अगर उन्होंने उसको हेज नहीं किया होता, तो उनको 77,000 से आप समझिए कि 98,000, सो ऑलमोस्ट 27% का लॉस होता अगर उन्होंने प्राइस जनवरी में फिक्स किया था। और उन्होंने फिक्स किया था एक्चुअली। तो वो बच गए इस लॉस से। तो बेसिकली हेजिंग, आप ये जो गोल्ड में जो उथल पुथल होती है या फिर कोई भी कमोडिटी में बहुत वोलेटिलिटी होती है, उसमें अगर आप हेजिंग करते हो तो आपका रिस्क जो है वो काफी हद तक मिटिगेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए हेजिंग बहुत जरूरी है। और स्पेशली जब भी मार्केट काफी वोलेटाइल है, उसके उस एनवायरनमेंट में हेजिंग आपको काफी मुनाफा मुनाफा इन द सेंस आपको लॉस से बचा सकता है। तो इनडायरेक्टली अगर आप लॉस से बचते हो तो आपका मुनाफा ही हुआ। जी। रविंदर जी, आपने जैसे गोल्ड की बात कही, अब हम गोल्ड को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में बड़ी मूवमेंट हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रोजाना 100 सवा 100 डॉलर का मूवमेंट करना, और इंडियन मार्केट में 1,500 3,000 रुपए तक की रेंज में मूवमेंट करना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने देखा कि कई बार लोगों को भारी नुकसान भी हो जाता है, वे उस मूवमेंट को शायद टाइम पर पकड़ नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में हेजिंग का रोल खास हो जाता है। कैसे यह काम करता है, और इंटरनेशनल मार्केट जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो वहां पर? कमल जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हेजिंग हेजिंग मतलब मार्केट टाइमिंग नहीं है। आप अगर मार्केट टाइमिंग करने जाओ,
तो पॉसिबिलिटी है कि आपका मूव जो है वो मिस हो जाएगा और आपका परफेक्ट हेज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला, परफेक्ट हेज किसे कहते हैं कि जैसे आपने एक्सपोजर कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज गोल्ड मैंने प्राइस फिक्स कर लिया कोई मेरे क्लाइंट के साथ और उनको मैंने बोल दिया कि आज का जो भाव है 92,000, उस पर मैं आपको 2 महीने के बाद ज्वेलरी बना के दे दूंगा। सो मैंने 92,000 पे प्राइस फिक्स कर लिया। अभी यहाँ से समझिए कि 2 महीने के बाद प्राइस चला जाता है 1 लाख, और मैंने 95-96,000 जब भी आया तभी अगर मैंने हेज किया, तो भी मेरा 3-4 हजार पर 10 ग्राम का जो लॉस है वो होगा। तो इसीलिए अगर हेजिंग आपको करना है तो आपको प्राइस मूवमेंट बिल्कुल नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा एक्सपोजर है गोल्ड में, और अगर प्राइस ऊपर जाता है, या फिर आप प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि बहुत वोलेटाइल है गोल्ड, तो अगर मैंने आज प्राइस फिक्स कर लिया तो मैं आज इसका हेजिंग कर लूंगा सेम क्वांटिटी एट द सेम टाइम एक्सचेंज पर। तो आपने क्या किया, आपने फ्यूचर्स में लॉन्ग कर लिया। तो 98 जाने दो या 1 लाख जाने दो या नीचे आने दो, अगर नीचे भी आता है तो भी अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना पोजीशन को हेज कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने राइट एग्जांपल दिया गोल्ड का। गोल्ड में हमने इस साल में शुरुआत से अराउंड 27% का राइज देखा है। तो अगर किसी ने 4-5 महीने के लिए भी प्राइस लॉक इन करके इनिशियली अगर किसी ने कोई प्राइस फिक्स किया है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता अगर उन्होंने ये किया होता। तो मेरे हिसाब से हेजिंग और ट्रेडिंग दोनों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो आपको प्योर 100% हेजिंग करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 100% ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना तो चाहिए। तो रविंदर जी, यानी हेजिंग को हमें एक तरह का इंश्योरेंस माने कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कार, और उसका इंश्योरेंस होता है, अगर एक्सीडेंट की स्थिति हुई तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अगर एक्सीडेंट की स्थिति नहीं हुई और हम सुरक्षित पहुंचे तो हमें एक सुरक्षा रहती है कि किसी भी स्थिति के लिए मतलब हमारे पास एक ऐसा साधन है, यानी इंश्योरेंस है, कि हम उससे हमारे लॉस को बचा सकेंगे। तो क्या ये एज ए इंश्योरेंस ही माने इसको एक तरह का? हाँ बिल्कुल, ये हम ऐसे ले सकते हैं एज एन एग्जांपल, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने प्राइस फिक्स किया है 60,000 पे और अगर प्राइस चला गया से 65,000, तो अब एज इंश्योरेंस, जैसे कि अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है और इफ समथिंग हैपेंस टू मी, तो मुझे जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है वो मिलेगा। सिमिलरली अगर गोल्ड में आपने हेजिंग करके रखा हुआ है और अगर प्राइस ऊपर चला जाता है, तो जो आपको जो फिजिकल मार्केट में जो आपको लॉस होगा बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, वो आपको ये है फ्यूचर्स मार्केट है, वहां से आपको रिकवरी हो जाएगा। तो आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल मिटिगेट हो जाता है। तो मैं इसे फिर से रीइटरेट करना चाहूंगा कि ये एक प्योर रिस्क प्रोटेक्शन पॉलिसी जैसा है। लेकिन इसमें जैसे अगर आपको कुछ नहीं हुआ इंश्योरेंस में, तो आपका जो प्रीमियम है वो चला जाता है। सिमिलरली इसमें भी अगर समझिए कि 60,000 के नीचे प्राइस आ गया फॉर एग्जांपल, तो 60,000 के नीचे समझिए कि 55,000 आ गया, तो अगर आप फिजिकल में खाली बने रहते तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता, क्योंकि आपने फिक्स किया है 60,000 पे। लेकिन आपको फ्यूचर में आपने लॉन्ग किया है तो वहां पे आपको 5,000 का लॉस होगा। तो बेसिकली हेजिंग जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस गेम है। ये सिर्फ आपका जो रिस्क है उसे प्रोटेक्ट करता है। आपको ना ही प्रॉफिट इसमें कमाने का लालच रहना चाहिए, और आपका जो लॉस है, आपको सिर्फ आपका जो फोकस है वो लॉस बचाने के ऊपर होना चाहिए। तो वी कैन समवॉट वी कैन कंपेयर विद एन इंश्योरेंस पॉलिसी। रविंदर जी, वायदा बाजार में ट्रेड करना हो तो बेहतर क्या है, हेजर होना या ट्रेडर, अथवा दोनों की भूमिका में कैसे खुद व्यक्ति अपने आप को साफ करे कि वो है क्या, मतलब? कमल जी, जैसे मैंने बताया, मेरे हिसाब से अभी तक साफ हो गया है कि क्लियर हो गया है कि हेजर जो है वो एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हेजिंग जो है वो टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ट्रेडिंग जो है वो टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बेसिकली मैं चार्ट देखता हूँ, मेरे को लग रहा है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा तो मैंने ट्रेड कर लिया, मेरे को लग रहा है कि आज प्राइस नीचे जाएगा तो मैंने ट्रेड कर लिया। तो बेसिकली मैं जो कर रहा हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर समझिए कोई ज्वेलर है, जैसे मैंने मेरे मित्र के बारे में बताया, अगर वो अगर हेजिंग कर रहे हैं तो उनको प्राइस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स गोल्ड, जो उनको ज्वेलरी करके 2 महीने के 3 महीने के बाद देना है, तो वो अपना जो पोजीशन है और जो एक्सपोजर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए वो हेजिंग कर रहे हैं। तो आप
आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप हेजर हो कि ट्रेडर हो। अगर आप हेजर हो तो आपको 100% हेजिंग में ही रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो ट्रेडिंग आपका अलग होना चाहिए। अगर आपका जो एक्सपोजर है उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो दैट विल बी वेरी डेंजरस, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपका जो क्योंकि अगर आप हेजिंग करते हो तो दैट दैट इम्पैक्ट्स योर बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर हेजिंग को आपने ट्रेडिंग करके अगर आपको लॉस हुआ तो वो आपके बिजनेस कंटिन्यूटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, हेजिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट में, वेदर इट इज रिस्क प्रोटेक्शन या फिर मुनाफा कमाना। तो अगर आपका रिस्क प्रोटेक्शन है तो आपको हेजिंग करना है, अगर मुनाफा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपको ट्रेडिंग करना है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रविंदर जी? ये जो भी मैंने अभी बताया दैट इज प्योरली फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो इसमें से कुछ भी अगर मैंने कहा होगा तो प्लीज डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये एक प्योर एजुकेशनल अवेयरनेस सेशन। आपका धन्यवाद, शुक्रिया रविंदर जी। नमस्कार।